कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम विद्युत विभव एवं धारिता। इसके आज 2 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। तो चलिए इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसके प्रश्न में ही इसकी परिभाषा है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है वही क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। इसके बाद इसकी विशेषताएं कर लें तो परिभाषा से ही पहला बिंदु आ जाएगा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। फिर इसके बाद ये समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। विद्युत बल रेखाएं और समविभव पृष्ठ परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। एक चालक का पृष्ठ जो होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें 2 अंक मिल जाएंगे इतना लिखने पर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल है, इसको देखते हैं। 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो इस संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? तो अब हमको जो ज्ञात है उसको देखते हैं। ये C1 2pf हो गया, C2 3pf हो गया, C3 4pf हो गया। हम जानते हैं समांतर क्रम में जो संबंध होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 का मान 2 है, C2 का मान 3 है, C3 का मान 4 है। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 पिकोफैरड हो जाएगा। इस तरह समांतर क्रम में जोड़े गए, इसका मान निकल आएगा। इसके बाद हम चौथे नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं। किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो चलिए इसको प्रभावित करने वाले क्या कारक देख लें। किसी चालक में आवेश की मात्रा बढ़ाने पर धारिता घटती है। किसी चालक का परावैद्युतांक माध्यम रखने पर धारिता बढ़ती है। किसी आवेशी चालक के समीप अन्य चालक को लाने पर धारिता बढ़ती है। किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है। इस तरह से चालक को प्रभावित करने वाले ये कारक हो गए हैं। तो ये है आवेश, ये है परावैद्युतांक और ये है अन्य चालक और ये है क्षेत्रफल। तो माने आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो घटेगा धारिता, परावैद्युतांक माध्यम में रखेंगे तो बढ़ेगा, अन्य चालक लाएंगे तो बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। अब पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? तो पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसमें आवेशों के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना आवेश, इतनी मात्रा इसमें समाहित हो सकती है कि वो अनंत मात्रा समाहित हो सकती, इसलिए इसके विभव को, मानक विभव को शून्य माना जाता है। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करते, क्यों? तो ये 2 भिन्न सतहों के विद्युत विभव भिन्न भिन्न होते हैं। माने जितनी सतह होंगे, जितने समविभव पृष्ठ होंगे, उनके विभव का मान तो अलग अलग होता है। यदि प्रच्छेद करेंगे तो एक ही बिंदु पर 2 विभव हो जाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है। यदि 2 विभव हो जाएंगे तो समविभव पृष्ठ नहीं कहलाएगा। तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे? 2 भिन्न पृष्ठों के या सतहों के विभव भिन्न भिन्न होते हैं। यदि प्रच्छेद करेंगे तो एक ही बिंदु पर 2 विभव हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो 7वें नंबर में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी खोखले गोली चालक के अंदर विभव नियत क्यों होता है? तो चलिए इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन है, खोखले चालक को दिया गया समस्त आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाए। जितना भी आवेश देंगे सब उसके कहाँ पर आ जाएगा? सतह पर हो जाएगा। तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0। तो जब 0 हो गई तो किसी आवेश को गोले के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा, इसलिए उसका विभव क्या होता है? नियत होता है। जब कार्य ही न करना पड़ेगा तो विभव का मान क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। इसको यदि हम सूत्र में कहें तो dV/dr, E बराबर dV/dr होता है। यदि E का मान 0 है तो dV का मान भी क्या हो जाएगा? 0, अर्थात V का मान क्या होता है? नियत होता है। तो सीधा सीधा ये है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, इसलिए किसी आवेश को गोले के अंदर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा, जिससे विभव का मान क्या होगा? नियत होगा। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 और विभव अशून्य हो? तो हाँ, आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 है, लेकिन विभव का मान क्या है? अशून्य है, अर्थात वहाँ कुछ न कुछ विभव होगा, विभव का मान नियत होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। 9वें नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं।
किसी चालक के विद्युत धारिता से क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। यह भी अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो किसी चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि करता हो, तो दिए गए आवेश के आंकिक मान को विद्युत धारिता कहते हैं। तो ये C बराबर Q/V होता है। यहाँ से भी परिभाषा कर सकते हैं कि ये क्या है, किसी चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा जो उसके विभव में एकांक वृद्धि करता हो, तो उसे हम उसकी मात्रा को विद्युत धारिता कहते हैं। तो यहाँ से भी परिभाषा सूत्र से भी बोल सकते हैं। पहले इसका नाम दे लेना, किसी चालक को दी गई आवेश की मात्रा जो उसके विभव में एकांक वृद्धि करता हो, बटे में हो तो एकांक शब्द जोड़ते हैं, उसे उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, फैराड होता है। इसके बाद 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिससे परिणामी विद्युत क्षेत्र घट जाता है और प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है और सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार धारिता बढ़ जाती है। तो सीधा सीधा जब हम परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र घटता है, जिससे विभवांतर भी घट जाता है। और विभवांतर घटने से ये देख लीजिए ये सूत्र, यदि V का मान क्या हो गया, कम, तो C का मान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि C और V का रिलेशन उल्टा है, C ऊपर है, V नीचे है। तो यदि V का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा। इसलिए परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला आप देखते हैं। क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है। नहीं दिया जा सकता है, चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, क्योंकि जितना भी आवेश हम देते हैं सारा आवेश उसके कहाँ पर वितरित होता है, पृष्ठ पर। तो दोनों गोलों का यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होगा तो धारिता भी कितनी हो जाएगी, समान हो जाएगी। क्योंकि चाहे ठोस गोला हो खोखला गोला हो, जितना भी आप उसको आवेश देंगे सारा का सारा आवेश कहाँ पर होता है, उसके पृष्ठ पर हो जाता है। अब अगला देख लेते हैं, 12वां में पहुँच गए। क्या एक फैराड धारिता वाला चालक व्यवहार में संभव है? ये नहीं है। अब हम इसकी धारिता निकाल लें तब समझ में आएगा। हम जानते हैं C बराबर 1 फैराड, तो जो चालक का सूत्र होता है गोली चालक का, वो होता है धारिता का 4πε0R। अब यहाँ पर हम क्या कर लिए हैं, यहाँ पर हमको R निकालना है। तो R निकालने के लिए हम इसका पक्षांतर कर दिए हैं इस साइड। तो R इधर हो गया, तो ये पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा 1/4πε0, और C तो पहले से है। अब इनका मान रख देते हैं, तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है, और C का मान कितना दिया है, 1। इसको हल करेंगे तो 9 × 10⁹ मीटर इतना आ गया त्रिज्या का मान। तो ये 9 × 10⁹ मीटर त्रिज्या का मतलब ये है कि ये पृथ्वी से भी बड़ा चालक हो गया। तो ऐसा चालक तो व्यवहार में बनाना संभव नहीं है। तो इसलिए 1 फैराड की धारिता वाला चालक भी पृथ्वी से बड़ा चालक है, तो ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या यह संभव है कि समान आयतन तथा समान आवेश से आवेशित दो चालकों के मध्य विभवांतर हो? तो चलिए इसमें आंसर देख लेते हैं इसका। हाँ, क्योंकि आयतन समान होने पर भी चालकों का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है, उसकी आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, जिससे क्षेत्रफल भिन्न भिन्न होगा। क्योंकि जितना भी आवेश का वितरण होता है वो इसके पृष्ठ पर होता है, जिससे विभवांतर भी क्या है, अलग अलग। माने विभवांतर जो है आयतन पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि विभवांतर उसके क्षेत्रफल या सतह पर या उसके आकार पर निर्भर करता है। आयतन तो विभिन्न दो अलग आकार वाले वस्तुओं का भी आयतन समान हो सकता है। 14 नंबर में देखते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच की d/2 मोटाई की धातु की प्लेट रख दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको हल करके देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो पूरा दिखे 14 नंबर में क्या है। हाँ जी, तो हम जानते हैं जब प्लेटों के बीच वायु हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये सूत्र होता है, C बराबर ε0A/d। अब जब प्लेटों के बीच आंशिक मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये होती है, C बराबर ε0A(d−T1 - 1/k)। तो ये सूत्र हमको आना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, प्लेटों के बीच d
1/2 मोटाई की धातु की प्लेट रख देते हैं। तो चलिए, जो ऊपर का सूत्र था इसमें हम C डैश लगा रहे हैं, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट A ही लिखा है, ये D लिखा है तो यहाँ D लिख दिए हैं, और यहाँ T लिखा है तो यहाँ T का मान कितना है, D/2। ये 2 अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसको समझ लेना है, ये D/ क्या है, 2 है। अब यहाँ क्या लिखा, 1 माइनस 1/K था, तो K का मान अनंत हो गया, क्योंकि धातु के प्लेट का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। तो इस सूत्र में हमको K की जगह और T की जगह मान रख देना है। अब हम देख रहे हैं कि इसको हल करेंगे तो 1/अनंत का मान कितना होता है, 1/अनंत का मान 0 हो गया, तो ये बचेगा D और D-2 बचेगा। फिर से यहाँ से देख लीजिए, यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, साफ साफ दिखे। हाँ, तो ये मान हम यहाँ पर रख लिए हैं। तो फिर से इस वाला सिस्टम को देखना है, D की जगह D रखे, ये T था, T की जगह D-2 रखे, 1 है तो 1 रखे, फिर माइनस है तो माइनस रखे, यहाँ 1/K है तो K की जगह अनंत रखे। क्यों रखे, क्योंकि धातु प्लेट रख दी गई है और धातु की प्लेट का परावैद्युतांक अनंत हो गया। अब इसके आगे का हल देखते हैं। ऊपर एप्सिलॉन नॉट A है तो ये उसी तरह से उतार दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा D/, में और D-2 बचेगा। इस तरह से यहाँ पर बचेगा, क्योंकि 1/∞ का मान 0 हो गया, 1 भर बचेगा तो 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। अब यदि हम इसका लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2D माइनस D, और बटे में कितना आया, 2। इस 2 का गुणा इधर हुआ, फिर ये इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये D/2। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या लिखा है, D/2 आ गया ये पूरा हल करने पर। चलिए अब आगे वाले हिस्से में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो D/2 था तो 2 का ऊपर गुणा हो गया तो ये 2 हो गया। अब ये जो ये मान था, ये मान यदि हम शुरू से तुलना कर दें तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन A/D है ये वायु का परावैद्युतांक होता है, वो धारिता होती है वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, C। ये C कैसे आ गया, इसको हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। यहाँ जो शुरू में है ये एप्सिलॉन नॉट A/D का मान कितना है, C है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं, C लिख दिए हैं। तो उसकी धारिता 2 गुनी रह जाएगी। तो कुल मिला के यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देंगे, परावैद्युत वाला जो पदार्थ है उसको हम रखेंगे, तो जो धारिता है उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। चलिए अब 15 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ये क्या है, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव क्यों होता है। तो सीधा सीधा है, चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु पर एक दूसरे से विद्युत संपर्क में होते, अतः इन्हें दिया गया समस्त आवेश समान रूप से उसकी सतह पर वितरित हो जाते हैं, जिससे इसका पृष्ठ समविभव होता है। कुल मिला के जितना भी आवेश आप चालक को देते हो, सारे आवेश उसके सतह पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, इसलिए उसका पृष्ठ कैसा होता है, समविभव होता है। 16 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित करके हटा लिया जाता है। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र है, पहले इसके बैटरी से आवेशित करते हैं फिर हटा लेते हैं। यदि प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो आवेश और विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवेश उतना ही रहेगा, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु विभवांतर उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूरी कम होने से विभवांतर उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र ही होता है V = क्या, E/D। तो जब D का मान कम हो जाएगा तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं। तो ये स्थिर विद्युत प्रेरण क्या है, जब किसी आवेशित चालक को विलगित अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे में विजातीय तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश प्रेरित हो जाते हैं, इसे स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक चालक ये है, ये कैसा चालक है, अनावेशित है। अब हमारे पास दूसरा चालक है, ये कैसा चालक है, आवेशित है। मान लीजिए इसमें प्लस प्लस आवेश है, कुछ भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी आवेशित। तो यदि आवेशित चालक को अनावेशित के समीप लाते हैं, ये वाला आवेशित है और ये वाला अनावेशित है, तो इसके पास वाले तल में विपरीत प्रकार के, मानिए विजातीय, यदि प्लस है तो माइनस, और इसके दूर वाले तल में समान प्रकार के आवेश प्रेरित हो जाते हैं। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो सीधा सीधा है, आवेशित चालक को अनावेशित चालक के समीप लाते हैं तो उसके पास वाले तल में विजातीय आवेश या भिन्न प्रकार के आवेश, जबकि दूर वाले तल में समान प्रकार के आवेश प्रेरित हो जाते हैं, इसे स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
18वें नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। 18वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर विद्युत आवरण किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखिए। तो स्थिर विद्युत आवरण क्या है? गुहिका युक्त चालक, या इसको खोखला चालक भी कह सकते हो। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, इसे ही स्थिर विद्युत आवरण कहते हैं। इस चित्र को समझ सकते हैं कि ये खोखला चालक है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, और इसका कारण ये है कि इसको जितना भी आवेश देंगे वो कहाँ पर आ जाता है? सतह पर आ जाता है। अब इसका हम उपयोग क्या करते हैं? विद्युत उपकरणों को बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए स्थिर विद्युत आवरण में रखा जाता है। तो यदि बाहर के विद्युत क्षेत्र से हमको बचाना हो तो कोई चीज़ हम इसके अंदर रख देते हैं तो वो सुरक्षित रही जाती है बाहर के विद्युत क्षेत्र से, क्योंकि जितना भी आवेश मिलता है उसके सतह में ही रहता है, अंदर की ओर नहीं जाता है। अब इसका हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 19वें नंबर का क्वेश्चन कैसा है, चलिए देखते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? वायु के लिए इसका मान कितना होता है? तो चलिए परावैद्युत सामर्थ्य को समझते हैं। किसी परावैद्युत पदार्थ द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र तक सहने की क्षमता को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ है, इसके हम विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, और प्रेरित होने के बाद ये अधिकतम विद्युत क्षेत्र सहता है। यदि उसके बाद इसके प्रेरण की क्षमता खत्म हो जाए तब तो ये इसका सामर्थ्य ही खत्म हो गया। तो सामर्थ्य का मतलब यही है कि किसी परावैद्युत पदार्थ द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र सहने की क्षमता को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वायु के लिए इसका मान 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र की धारिता से क्या आशय है? तो संधारित्र से धारिता के लिए देखते हैं। संधारित्र को आवेश देने पर दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर में एकांक वृद्धि हो तो दी गई आवेश की मात्रा के आंकिक मान को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बार पूछता है संधारित्र की धारिता, पिछली बार हम देखे थे कि चालक की धारिता। तो 2 तरह का क्वेश्चन है, चालक की धारिता का अलग है, संधारित्र की धारिता का अलग है। संधारित्र की धारिता का भी वही है। तो किसी संधारित्र को दी गई आवेश की मात्रा और उसके प्लेटों के बीच एकांक वृद्धि, विभवांतर में एकांक वृद्धि को संधारित्र की धारिता कहते हैं। जब चालक की बात होती है तो विभव की वृद्धि में लिखते हैं, उसमें लिखते हैं विभव की वृद्धि, और इसमें लिखते हैं विभवांतर में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता। तो क्वेश्चन जरूर एक बार अच्छे से देख लेना है। संधारित्र की धारिता पूछ रहा है कि चालक की धारिता? संधारित्र की धारिता का इस तरह से सूत्र है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करिए तथा जूल में इसका मान लिखिए। यहाँ मान है, मन लिख गया है, इसको समझ लेना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट के विभवांतर से 1 इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। तो यहीं से परिभाषा ई का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा के मान को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल इसका मान होता है। तो इस तरह से 2 अंक के प्रश्न यहाँ से समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम 3 अंक के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।